फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एना के हाथ में एक बहुत पुरानी चाबी होती है। जब वह उसे ध्यान से देख रही होती है तभी अचानक उसे घर के बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। एना दरवाजे के पास जाकर देखती है तो बाहर उसका भाई बैठा होता है जिसे कैंसर है और वह जल्द ही मरने वाला है। अन्ना को यह बात पता होती है, इसलिए वह बहुत परेशान रहती है। वह अपने भाई की खुद देखभाल करती है और किसी को भी घर में आने नहीं देती, क्योंकि इस घर में उन्होंने बहुत से राज छुपा रखे हैं। उसका भाई उसे अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन एना नहीं बैठती और उदास होकर चली जाती है। अन्ना कई सालों से मानसिक बीमारी से परेशान है। वह हर बात पर बहुत टेंशन लेती है और पिछले 10 सालों से घर से बाहर नहीं निकली। उसे लगता है कि अगर वह घर से बाहर जाएगी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आज उसके भाई का लॉयर घर आता है। उसका भाई मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी एना के नाम करना चाहता था। एना लॉयर की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसी समय एक डिलीवरी बॉय भी आता है जो रोजाना खाना पहुंचाता था। एना अपने भाई के अलावा सिर्फ उसी डिलीवरी बॉय से बात करती थी। जब वह उससे बात कर रही होती है तभी भाई के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह भागकर कमरे में जाती है और देखती है कि उसका भाई बेड से नीचे गिर गया है। वह बहुत प्यार से उसे उठाकर बेड पर लिटाती है और दोनों दिन भर बातें करते हैं। रात को एना अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात के बीच में उसका अलार्म बजता है क्योंकि भाई को मेडिसिन देने का समय हो गया था। वह जल्दी से उठकर भाई के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका भाई मर चुका है। यह देखकर एना पूरी तरह टूट जाती है। उसके पेरेंट्स पहले ही नहीं थे और अब उसका भाई भी चला गया। अब एना रेस्क्यू टीम को बुलाकर भाई की डेड बॉडी को घर से बाहर भिजवाती है। फिर वह पूरा घर साफ करती है और भाई से जुड़ी सारी चीजें हटा देती है। सुबह जब डिलीवरी बॉय आता है तो वह रोज की तरह एना से मजाक में बातें करता है, लेकिन आज एना बहुत रोती है। यह देखकर वह चिंतित हो जाता है और घर के अंदर आ जाता है। वह उसकी तकलीफें सुनकर सलाह देता है कि वह यह घर बेचकर कहीं और चली जाए। एना जवाब देती है, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, मेरी सारी यादें इसी घर से जुड़ी हैं। इस पर डैन डिलीवरी बॉय कहता है, मैं भी एक समय इस शहर से निकलना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे इसलिए फंस गया। ये सुनकर एना अंदर भागती है और पैसों से भरा बैग लेकर आती है। वह उसे सामने रखकर कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम ये पैसे ले लो और अपनी जिंदगी बेहतर बना लो। लेकिन डैन पैसे नहीं लेता और चला जाता है। अगले दिन उसके भाई का फ्यूनरल होता है। एना तैयार तो होती है लेकिन अपनी मानसिक हालत के कारण घर से बाहर नहीं जा पाती। वह भाई का फ्यूनरल छोड़ देती है और अपने लिए केटल में टी रखती है। उसी बीच उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। वह खिड़की से देखती है कि 3 लोग बाहर खड़े हैं। शायद वे चोर थे जो एना के घर चोरी करने आए थे। ये देखकर एना डर जाती है और खुद को छिपा लेती है। वे लोग पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एना के बारे में पहले से सब पता है। वे जानते थे कि वह आज अपने भाई के फ्यूनरल में जाएगी, इसलिए वे आराम से घर में घूम रहे थे। लेकिन तभी उन्हें स्टोव पर रखे केटल की सीटी सुनाई देती है और वे समझ जाते हैं कि घर में कोई है। वे उसे ढूंढने लगते हैं, जबकि एना ऊपर के कमरे में भाग जाती है। एक चोर कमरे में आता है, लेकिन एना जल्दी से नीचे भागती है और मेन गेट तक पहुंचती है। बीमारी की वजह से वह बाहर नहीं जा पाती और चोर उसे पकड़ लेता है। वह सोफा पर बैठकर पूछता है, भागी क्यों नहीं? एना कहती है, मुझे डर लगा। फिर वे उसके पैसों की तलाश करने लगते हैं। पैसों का बैग टेबल पर ही रखा होता है जिस पर उनकी नजर नहीं जाती। एक आदमी लगातार एना पर नजर रखता है। एना उसे बताती है कि वह पिछले 10 साल से बीमारी की वजह से घर से बाहर नहीं निकली। चोर को यह बात झूठ लगती है। वह एना को जबरदस्ती बाहर ले जाता है ताकि साबित कर सके कि वह झूठ बोल रही है। लेकिन जैसे ही एना घर के बाहर जाती है उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसके कपड़े फटने लगते हैं और डर के मारे उसकी नजर धुंधली हो जाती है। एना की चीख सुनकर दूसरा चोर आता है और उसे वापस अंदर ले जाता है। अब वे लोग एना को कपड़े बदलने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वह इतनी बीमार थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच बाकी दोनों चोर पैसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां 2 अजीब से दरवाजे होते हैं जिनमें कोई हैंडल नहीं था। जब वे खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वे बुरी तरह जाम हैं। शायद यही वे कमरे थे जिन्हें एना और उसका भाई किसी से छिपा रहे थे। अब एक चोर फिर से एना को कपड़े बदलने को कहता है, लेकिन जब वह नहीं मानती तो वह गुस्से में खुद जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच डैन वहां पहुंचता है। डैन आते ही उन चोरों को पहचान लेता है क्योंकि वे उसके दोस्त थे। यह देखकर एना के मन में सवाल आता है कि क्या डैन भी उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन नहीं, डैन सिर्फ एना को देखने आया था क्योंकि वह उसके भाई के फ्यूनरल में नहीं आई थी। डैन की आवाज सुनकर बाकी चोर भी बाहर आ जाते हैं। मौका पाकर एना वहां से भाग जाती है और छिप जाती है। वह देखती है कि चोरों ने डैन को मारकर बेहोश कर दिया है क्योंकि वह उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब वे लोग एना को ढूंढ नहीं पा रहे थे। एक आदमी धमकी देता है, खुद बाहर आओ वरना तुम्हारा तोता मार दूंगा। फिर वह हैमर से तोते को मार देता है। इसी दौरान डैन होश में आता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही चोर उसे बांधकर बिठा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना को भी मौका मिलते ही वहां से भागने का मौका मिला, लेकिन तभी एक चोर ने उसे देख लिया। अब उससे पहले कि वो चोर उसे पकड़ता, एना ने पास रखी कोई चीज उठाई
और उसके गले में डाल दी। उसी पल वो आदमी मर गया। कुछ देर बाद बाकी 2 चोरों को बेसमेंट से अजीब आवाज सुनाई दी। हम देखते हैं कि एना उस मरे हुए चोर की लाश बेसमेंट में घसीट कर ले जा रही होती है। अब जब एक चोर नीचे जांच करने गया तो उसने जमीन पर खून देखा। खून के निशान देखते हुए वो लोग अपने साथी की लाश तक पहुंच गए। मरा हुआ चोर एक चोर जेपी का भाई था और भाई की मौत देखकर जेपी बुरी तरह टूट गया। उसने बदला लेने का फैसला किया। यहाँ दूसरा चोर एना को बिना हैंडल वाले दरवाजों के पास देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, एना ने वो दरवाजा खोल दिया। अब एना बेसमेंट के एक कमरे में भागी और एक पुराने डिब्बे से चाबी निकाली। उस पुरानी चाबी से उसने एक बॉक्स खोला और एक लीवर दबाया। जैसे ही उसने लीवर दबाया, बेसमेंट की तरफ जाने वाली सारी सीढ़ियां बंद हो गईं और इस तरह जो 2 चोर अपने साथी को ढूंढने नीचे आए थे वो दोनों वहीं बेसमेंट में फंस गए। अब वो दोनों पागल हो चुके थे और किसी भी तरह यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे उस भारी लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं जबकि उन्हें पता था कि वह बंद है। अब हमें एना दिखाई जाती है जो डैन के पास आती है। डैन उससे माफी मांगता है और कहता है कि इस बार मेरी गलती नहीं थी, उनमें से सिर्फ वैंस मेरा दोस्त था। मैंने बस उसे तेरे पैसों के बारे में बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे चोरी का इरादा बना लेंगे। क्योंकि गलती डैन की थी, एना ने उस पर कोई रहम नहीं किया। उसे यह तक याद नहीं रहा कि वो उसका दोस्त है। एना ने उसका उंगली तोड़ दी और उसके हाथ बांध कर उसे बेसमेंट में फेंक दिया। गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। इसके बाद एना ने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और एक छुपे हुए कैबिनेट की ओर गई। वहां उसने बेसमेंट की लाइव फुटेज देखनी शुरू की। उसने देखा कि डैन दर्द से चिल्ला रहा था। जेपी उसका पैर ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर एना एक रिमोट कंट्रोल लेकर बेसमेंट गेट तक जाती है और कहती है, तुम्हारे पीछे 2 गेट्स हैं जिनमें से एक में फर्स्ट एड किट है। जैसे ही वह बोलती है, वह रिमोट से वो डोर्स खोल देती है। जेपी ने फर्स्ट एड किट उठाई और उस कमरे में चला गया। तभी एना ने वह कमरा फिर से बंद कर दिया। जेपी गुस्से में पागल हो गया। उसने देखा कि यह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एना का कमरा ऊपर है। यहाँ हम देखते हैं कि जेपी का दूसरा साथी दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। जब वह दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ 2 फ्रीजर्स रखे हुए हैं। जैसे ही उसने उन्हें खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर बहुत सारी लाशें थीं। उस कमरे में बाहर निकलने का एक रास्ता भी था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, पीछे से एना आई और उसके सिर पर हैमर से वार किया। उसका सिर फट गया। अब अपनी जान बचाने के लिए उसने एना पर हमला किया। उसने उसका गला पकड़ लिया और जोर से मुक्के मारने लगा, लेकिन उसके सिर से लगातार बहता हुआ खून आखिरकार उसकी जान ले गया। अब हम देखते हैं कि डैन अपने साथियों को ढूंढते हुए इसी फ्रीजर रूम में पहुंचता है। फ्रीजर्स में पड़ी लाशें देखकर वह भी डर जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एना का लॉयर उसके घर आता है। एना ऊपर जाकर खुद को ढक लेती है और ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लॉयर को नीचे बेसमेंट से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जब उसने पूछा तो एना बोली, शायद कोई जानवर होगा। ये सुनकर लॉयर चला जाता है। उसके जाते ही एना फिर से बेसमेंट की सीढ़ियां खोलती है और नीचे जाती है। वहां वह डैन को फ्रीजर रूम में देखती है और गुस्से में उसे बालों से पकड़कर उठाती है। वह उसे एक कबर्ड में बंद कर देती है। वह कबर्ड दरअसल एक गुप्त रास्ता था जिससे डैन एक और कमरे में पहुंच जाता है जहां उसका दूसरा साथी बंद था। उस कमरे में एक मिरर था जिसके दूसरी ओर से एना दोनों को देख सकती थी। एना उस शीशे के सामने जाकर बैठ जाती है। ये लोग उसे नहीं देख पाते। जेपी को पता चलता है कि शीशे के पीछे कोई है। वह गुस्से में शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। तब एना कहती है, कोई फायदा नहीं, ये शीशा नहीं टूटेगा, ये बुलेट प्रूफ है। फिर वह कहती है, जेपी अलमारी में रखी शर्ट निकालो और पहन लो। अब जेपी कर भी क्या सकता था, वह उसकी कैद में था। उसने वही किया जो एना ने कहा। उसने कबर्ड से शर्ट निकाली और पहन ली। इसी पल हमें पता चलता है कि एना और उसका भाई असल में साइकोपैथ्स थे। वे लोगों को ड्रग्स देते थे और जानबूझकर इस कमरे में लाते थे। फिर एना का भाई उस कबर्ड के रास्ते इस कमरे में आता और उन्हें मार देता और शीशे के पीछे बैठकर एना यह सब देखकर मजा लेती थी। अब जेपी बहुत भावुक हो जाता है। वह एना से पूछता है, आखिर हम यहाँ क्यों हैं? तुमने यह कमरा क्यों बनाया और किसकी शर्ट मुझे पहनाई? तब एना अपने अतीत की कहानी बताना शुरू करती है। एना बताने लगी कि जब मैं बहुत छोटी थी मेरे डैड ने मेरा बुरा किया था और जब मेरे ब्रदर को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने मेरे डैड का गला घोंट दिया और उसे मार डाला। मेरे डैड की मौत से मैं बहुत सुकून में थी। जब मेरे ब्रदर ने देखा कि मैं उसके मरने के बाद खुश हूँ तो उस दिन के बाद से उसने ऐसे लोगों को यहाँ लाना शुरू कर दिया जो लड़कियों के साथ गलत करते थे। वो इसी कबर्ड से आता, उनका गला घोंटता और मार डालता था, वो भी मेरे डैड की वही टी शर्ट पहनकर। और मैं ये सब देखती थी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा भाई मेरे डैड को मारकर मेरा बदला ले रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये पूरी कहानी सुनकर जेपी ने एना और उसके ब्रदर को पागल कहा। ये सुनकर एना बहुत गुस्से में आ गई। एना को लगा कि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ गुनहगारों को सजा देना था। अब क्योंकि जेपी ने उन्हें गलत साबित किया था इसलिए एना ने डैन से कहा, दराज में एक गन है, उठाओ
और जेपी को मार दो। इससे पहले कि डैन कुछ करे, जेपी ने उसे धक्का देकर वही गन उठा ली। वो गन से डैन को मारने वाला था कि तभी एना बोली, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम खुद को मारोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम इस पछतावे से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। शुरू में जेपी उसकी भावनात्मक बातों में आ गया और उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया और खुद को मारने के बजाय उसने गन फिर से डैन पर तान दी। एना नहीं चाहती थी कि डैन उसकी वजह से मरे, इसलिए उसने रिमोट कंट्रोल से एक दरवाजा खोल दिया। अब वो दोनों आजाद हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली कि अब वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी जेपी को अपने भाई की मौत याद आई। उसे याद आया कि उसने बदला लेने की कसम खाई थी। डैन ने उसे रोका और कहा, अंदर मत जाओ वरना मारे जाओगे। मगर जेपी ने उसे घूंसा मारा और अंदर चला गया। अब जेपी घर के अंदर गया और बदला लेने के लिए घर में कैरोसेल ऑयल डालने लगा। लेकिन तभी एना एक पैसों से भरा बॉक्स लेकर आई, पर अब जेपी को पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसने वो बॉक्स फेंक दिया और जबरदस्ती एना को पकड़ने लगा। एना भागी, लेकिन जेपी ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मैं अपने भाई का बदला लूंगा, मैं तेरे साथ वही करूंगा जो तेरे डैड ने तेरे साथ किया था। वो एना पर जुल्म करने ही वाला था कि तभी डैन वहां पहुंच गया और उसे रोक लिया। एना ने अपनी जेब से गन निकाली और एक पल में जेपी को गोली मार दी। डैन ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा या रिएक्ट किया तो अगला नंबर उसका होगा, इसलिए वो चुपचाप घर से निकल गया। अब एना ने भी ये घर छोड़ने का फैसला किया और आज 10 साल बाद जब वो पहली बार घर से बाहर निकली तो उसे डर नहीं लग रहा था। इतने सालों की बीमारी जैसे खत्म हो गई थी। घर से निकलते ही उसने सोचा, अब मैं नई जिंदगी शुरू करूंगी। और जिस तरह एक माँ अपने पुराने घर को आग लगाती है, वैसे ही उसने भी अपने अतीत को जला दिया। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।